हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सोशियो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पेपर 2 के बहुत सारे चैप्टर्स सॉल्व कर लिए हैं, लगभग सारे। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद लास्ट चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि जब मैं सॉल्व करवाती हूँ और उसमें बोलती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मतलब वो एग्ज़ाम में आने के 90% चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और बिल्कुल आए हुए होते हैं, आते ही रहते हैं, उनको ही मैं बोलती हूँ। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली लिया करो जब मैं बोलूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा चैप्टर है बहिष्कार बनाम समावेशन, जिसमें हम लोग दलित और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा, पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा, वैदिक हिंदू धर्म से संबंधित, पुरुषार्थ की अवधारणा या अध्यात्मवादी विश्वासों से संबंधित। तो हम लोग सबसे लास्ट से डिस्कस करते हुए चलते हैं कि अध्यात्मवादी विश्वासों में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप लोगों को छुओ मत। ठीक है, पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें कभी भी कहीं पर भी जाति व्यवस्था या छुआछूत के बारे में नहीं कहा गया है। इसके अलावा वैदिक धर्म में भी नहीं कहा गया है कि कोई इंसान ऐसा भी है जिसको छू भी नहीं सकते आप। ठीक है, लेकिन लोगों ने जो अपनी धारणा बना ली, लोगों ने क्या धारणा बनाई, जो बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, प्रभावी वर्ग था समाज का, और वो दूसरों को अपने नीचे हमेशा रखना चाहता था। तो उसकी साजिश के तहत उसने ही जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे उनको अछूत बना दिया, ताकि वो कभी भी डेवलप ही ना हो पाए और हमेशा उनकी सेवा करते रहे। तो उनको बोल दिया कि वो अपवित्र हैं, और वो खुद ब खुद क्या है, वो पवित्र हैं, क्योंकि वो बहुत उनके पास सारा था, मतलब क्या कहेंगे, पावर थी सारी। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को पवित्र बना लिया, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, खाने को भी नहीं था, उनको अपवित्र बना करके उनको उसी हालत में छोड़ दिया और कह दिया कि आप अस्पृश्य हो, जाति से भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, कि अछूत हो, बिल्कुल जाति व्यवस्था से भी नीचे। भारत में आज उन जातियों को दलित कहा जाता है जो क्या है, अत्यधिक गरीब है, मानवीय अधिकारों से वंचित हैं, शारीरिक श्रम के द्वारा आजीविका करती हैं, या फिर परंपरा के द्वारा शोषित हैं। तो दलित किसको कहा जाता है? तो दलित के लिए आजकल बहुत सारे काम किए गए हैं। ठीक है, राजनीति की वजह से उनको बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, जाति की राजनीति की वजह से। तो परंपरा के द्वारा जो शोषित है उनको ही दलित कहा जाता है। अगर आप लोग जातिवाद को मानना बंद कर दो, जातिवाद को प्रैक्टिस करना बंद कर दो। प्रैक्टिस कैसे करते हो? खाना नहीं खाते साथ में, फ्रेंडशिप नहीं करते हो, बातचीत नहीं करते हो। ठीक है, अपर लोअर के बीच में बहुत सारे लोअर हैं जो अपर से बात नहीं करते, नफ़रत करते हैं, बहुत सारे अपर हैं जो लोअर को अछूत मानते हैं। इस तरीके की जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, और शादियों की बात होती है तो अपनी ही जाति में शादी करना है, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, परंपरा है, और इन्हीं से शोषित कौन होते हैं? दलित होते हैं। अगर आप इन परंपराओं को मानना छोड़ दो तो दलित वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा, और ये जातियों वाला भी कॉन्सेप्ट हट जाएगा। आप चाहो तो अपने नाम के आगे से अपनी जाति को हटा भी सकते हो, लेकिन ये सब शुरू से करना पड़ता है ना। सन 1931 में जे.एच. हट्टन ने दलित जातियों के को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया? जे.एच. हट्टन का नाम याद रखना और 1931 याद रखना। ठीक है, इसमें जातियों के बारे में डेटा कलेक्ट किया गया था इस जनगणना में 1931 वाली, और इन्होंने जे.एच. हट्टन ने दलितों को बोला कि बाहरी जातियाँ। ठीक है, किस नाम से संबोधित किया? बाहरी जातियाँ। वर्तमान में दलित जातियों का अभिप्राय किन जातियों से है? दलित जातियों का, अनुसूचित जातियाँ, शूद्र वर्ण से संबंधित सभी जातियाँ, अत्यधिक निर्धन जातियाँ, या अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ। तो देखिए, अनुसूचित जातियाँ जो है ना, शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि जो एससीज हैं, उनको दलित जातियों के अंदर लिया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी कास्ट जो शेड्यूल्ड है, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उनको ही कहते हैं हम दलित जातियाँ। लर्न कर लो। ठीक है, कथन और कारण दिया हुआ है, हमें पता लगाना है क्या है आंसर।
भारत की विभिन्न दलित जातियों की परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन समान प्रकृति का नहीं है। भारत की विभिन्न दलित जातियों की अगर हम बात करें तो उनकी परिस्थिति में होने वाला परिवर्तन जो है वो समान प्रकृति का नहीं है, बिल्कुल सही। विभिन्न दलित जातियों का शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर एक दूसरे से भिन्न है। मतलब दलित जातियों के अंदर भी बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं ना, तो उनकी बात हो रही है कि दलित जातियों के अंदर भी बहुत सारी उपजातियाँ, और वो सब की अपनी अलग अलग परिस्थिति है, डिफरेंट है सब। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये सब के स्तर डिफरेंट है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है। 2-4 बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उनकी सही प्रकृति को स्पष्ट करती है? यहाँ पे ओबीसीज की बात हो रही है, अन्य पिछड़े वर्ग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही स्पष्ट करता है उनकी प्रकृति को? पढ़ लीजिए ऑप्शंस। पिछड़े हिंदुओं की श्रेणी जो होता है वो एससीज को, दलितों को कहा जाता है। विशिष्ट श्रेणी तो बिल्कुल अलग ही हो गया। गैर अनुसूचित श्रेणी बिल्कुल अलग है, ठीक है, गैर अनुसूचित नहीं होते। अवशिष्ट श्रेणी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओबीसीज के लिए अवशिष्ट श्रेणी इज़ करेक्ट ऑप्शन। पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार के लिए केरल के में एक विशेष आंदोलन चलाया गया था, कौन सा था? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केरला का एक विशेष आंदोलन श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा दलित पैंथर आंदोलन के बारे में पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और महार आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 8th क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरियार ईबी रामास्वामी ने मद्रास में पिछड़े वर्गों की अलग पहचान स्थापित करने के लिए उन्हें आरक्षण की सुविधा के लिए राजनीतिक संगठन स्थापित किया। वो किस नाम से था? मतलब इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए काम किया और उनके आरक्षण के लिए काम किया, और इसलिए उन्होंने क्या किया? एक अलग राजनीतिक संगठन की स्थापना की उनके लिए, जिसका नाम क्या था? द्रविड़ कड़ाघम पार्टी। ये किससे जुड़े हुए हैं? इससे याद कर लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है? लर्न कर लो। 341। इसके अलावा ये तो आपको अनुच्छेद पता चल गया। क्वेश्चन से आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हम लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसमें आर्थिक वाली बात बहुत बाद में आती है। सबसे पहले तो हम सामाजिक और शैक्षणिक देखते हैं कि इन दोनों तरीके से कौन लोग पिछड़े हुए हैं, है ना। फिर लास्ट में आर्थिक की बात होती है। राष्ट्रपति के आदेश से भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया था किस वर्ष? राष्ट्रपति के आदेश से पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया 1953 में। 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काका कालेलकर। ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या है? भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई? पहला तो कब हो गया? 1953 में। अब दूसरा वाला कब हुआ? पहले अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। ठीक है। सेकंड वाला हुआ 1979 में। और फिर द्वितीय वाले के अध्यक्ष कौन बनेंगे? बीपी मंडल। ठीक है, याद कर लो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चारों क्वेश्चंस, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 13 तक। फिर 14 क्वेश्चन क्या है? भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 27% आरक्षण देने का निर्णय कब किया गया था? ओबीसीज की बात हो रही है। अन्य पिछड़ा वर्गों को
कितने % आरक्षण दिया गया, ये भी सवाल आता है, तो क्या कहोगे कि 27%। कब बोला गया? 1992 में बोला गया। ओके, फिर आता है 15 क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक विशेष निर्णय में उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जो आर्थिक रूप से मलाईदार परत के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम क्रीमी लेयर कहते हैं। हिंदी में बड़ा अच्छा टर्म है, मलाईदार परत। तो ये लोग किस श्रेणी से संबंधित है? क्रीमी लेयर। एक होता है क्रीमी लेयर, दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो आरक्षण के लाभ से वंचित रखा किसको? क्रीमी लेयर को। वो कौन लोग होते हैं क्रीमी लेयर वाले? पिछड़े वर्ग, ठीक है। तो आपको पता होगा ना, ओबीसीज में ही एक क्रीमी लेयर होता है, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर होता है, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्नलिखित में से किस आधार को महत्वपूर्ण माना? अच्छा, ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप लोग अपने मन में बुरी भावनाएं मत लेकर के आ जाइएगा, है ना। बिल्कुल न्यूट्रल होकर के इस चैप्टर को पढ़िए और अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने आप को स्किलफुल बनाइए और कंपटीशन कोई भी बीट करने के काबिल बनाइए, ठीक है। किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल नहीं है। 16 क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, कुछ लोग होते हैं ये सारी चीज़ों को बहुत दिल पे ले लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करने जाओगे तो आप अभी भी देखोगे कि जब आप लोग बैकग्राउंड चेक करोगे तो जो अपर कास्ट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही उसको अब तो आरक्षण भी मिल रहा है 10%, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसका बैकग्राउंड, उसकी ज़मीनें और उसका जो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच और पकड़ होती है ना, वो बहुत मजबूत है। भले ही आज हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एससीज़ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, रिजर्वेशन की वजह से, बट अभी भी एक तो उनको सोशली इक्वालिटी नहीं दी गई है ना। आप सोच रहे होंगे मैं तो इक्वल समझता हूँ, लेकिन सिर्फ आपके समझने से नहीं होता है, सारे लोग ऐसा नहीं मानते अभी भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। तो जब ये सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे से पढ़े लिखे एक्चुअल में हो जाएंगे और इन सारी चीज़ों को मानना बंद कर देंगे, तो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। अभी भी जो है जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, ठीक है। इसीलिए उठाती हैं क्योंकि उनको पता है कि जाति की राजनीति होती है यहाँ पे, ठीक है। जातिवाद अगर बंद हो जाए तो इस तरीके की राजनीति भी ख़त्म हो जाएगी और आरक्षण भी ख़त्म हो जाएगा। आरक्षण का ख़त्म होना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बट आरक्षण जिस बेस पर दिया जाता है जाति के आधार पर, दैट इज़ रॉन्ग, है ना। इसका क्राइटेरिया अब अलग सेट होना चाहिए, लेकिन ये सब आपकी ही कोशिशों के बाद हो सकता है। जब आप वोटिंग जिस बेस पे करते हो वो बेस ख़त्म कर दो, जाति और धर्म वाला बेस ख़त्म कर दो, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या है आपका? मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए किस आधार को महत्वपूर्ण माना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडल आयोग की बात हो रही है और उन्होंने पिछड़े वर्गों का चयन किस आधार पे किया था कि ओबीसीज कौन होंगे? जो सामाजिक रूप से सबसे पहले, फिर शैक्षणिक रूप से, देन आर्थिक आधार पर पिछड़े होंगे। इन तीनों बेस पर अगर पिछड़े हैं तो क्या है? वो पिछड़े वर्ग हैं। इसमें एससीज नहीं होते हैं, ठीक है, शूद्र नहीं होते हैं, ये पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसीज हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो 17th। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए अनेक कसौटियाँ अपनाई। निम्नलिखित में से किन कसौटियों का समूह सही है? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है, ठीक है। और ये कौन सा आयोग था? सेकंड वाला था, इसने ये क्राइटेरिया अपनाया था। प्रथम वाले ने पिछड़ा वर्ग के बेस पे चयन किया था। तो आपको सीधे आंसर बता देती हूँ। उन्होंने देखा कि जाति संस्तरण में जिसकी निम्न स्थिति है, शिक्षा में भी कमी है और राजकीय सेवाओं में भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत अपर्याप्त है, तो उस बेस पर प्रथम पिछड़ा वर्ग ने पिछड़े वर्गों का चयन किया था, ठीक। 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अन्य पिछड़ा वर्गों के चयन के लिए पिछड़ेपन का आधार क्या माना गया?
अन्य पिछड़ा वर्ग के चयन के लिए पिछड़ेपन का संबंध किसको माना गया? तो जाति को माना गया। ठीक है, ये अपर कास्ट नहीं थी। ठीक है, ये ओबीसीज थे, आपको मैं बता चुकी हूँ। 19th क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कब से लागू की गई? 1993। ठीक है, केंद्र सरकार की बात हो रही है और पिछड़े वर्गों की आरक्षण की बात हो रही है, तो 1993 इज आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कथन कौन सा सही है पूछा जा रहा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद पिछड़ा वर्ग आंदोलन सर्वप्रथम बिहार से शुरू हुआ। काका कालेलकर आयोग ने सभी स्त्रियों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति के आदेश से मंडल आयोग को 1982 में गठित किया गया, नियुक्त किया गया। गलत दिया हुआ है। अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मंडल आयोग की संस्तुतियों को सर्वप्रथम 1988 में लागू किया गया। नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो काका कालेलकर थे उन्होंने सभी स्त्रियों को एक वर्ग माना और उनको पिछड़ा वर्ग माना और कहा कि इनको पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, लेकिन बाद में कौन आ गए? बीपी मंडल आ गए। ठीक है।